भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबको चुंबकत्व वाले चैप्टर को पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि एम्पियर का परिपथी नियम तो ये क्या होता है। तो इसका पहले तो इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ से घिरी धारा का म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई बंद जो परिपथ है उसकी सीमा के अनुदेश जो चुंबकीय क्षेत्र है वह चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ से घिरी धारा का म्यू नॉट गुना होता है। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। एक चित्र बना हुआ है, यहाँ पर आई धारा प्रवाहित हो रहा है, ये एक्स वाई फेज़ है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी है, यहाँ आई धारा प्रवाहित हो रहा है। तो अब यदि हम कह दें आपसे कि माना स्मॉल आर त्रिज्या का वृत्तीय पथ है जिसके लंबवत तल के अनुदिश एक्स वाई से जो एक्स वाई तल है उससे गुजरने वाली धारा आई है, तो तार के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 आई अपान आर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b इंटू 2 आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसको हमने पहला समीकरण कह दिया। फिर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल वेक्टर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आपको पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा। यदि थीटा का मान 0 अंश है, तो थीटा का मान 0 अंश है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन बी डी एल। तो यहाँ से b को हमने बाहर कर दिया, तो इंटीग्रेशन डी एल, ये जो इंटीग्रेशन डी एल है ये आपको परिधि को दर्शाता है। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का 2 होता है। तो यहाँ से इसको हमने समीकरण नंबर 2 कह दिया। इसके बाएं पक्ष में ऐसे ही लिखा है, ये क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल वेक्टर, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखिए समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण 1 व 2 से देखिए b इंटू 2 बी इंटू 2 तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो आप सबको चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में बताएं। तो चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, वह निकाय जिसे वाय चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है जो उसे चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। उदाहरण में क्या आ जाएगा, धारावाही परिनालिका या फिर दंड चुंबक। आगे आपको बताते हैं धारावाही लूप को वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बल युग्म आघूर्ण। तो देखिए ये जो आपको सामने दिखाई दे रही हैं ये बल रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र इसको हम लोग बोल सकते हैं। और ये आयताकार आपको धारावाही लूप है। तो इसका क्या आ जाएगा कि माना पी क्यू आर एस एक धारावाही लूप है जिसमें प्रवाहित धारा आई है, पी क्यू आर एस, पी क्यू बराबर आर एस, क्यू आर बराबर पी एस, ये आयताकार के लंबाई और चौड़ाई को प्रदर्शित कर रहे हैं। धारावाही जो लूप है उसके वाय चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बन रहा है, जैसा कि दूसरे चित्र में दिखाई दे रहा है आपको। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस पर जो बल आरोपित होगा वह एक विशेषता इसमें है बल पर कि देखिए पी क्यू भुजा पर लगने वाला जो बल होगा F1, आर एस भुजा पर लगने वाला बल क्या होगा F2, जो कि परिमाण में बराबर हैं परंतु दिशा में विपरीत हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि जो F1 का मान होगा बराबर होगा F2 के, तो आई बी एल साइन 90 हो जाएगा।
साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू IBL। अब देखिए लूप पर कार्य करने वाला जो बल युग्म होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है और इसी बल युग्म को विक्षेपक बल युग्म कहते हैं तथा इसके कारण लगने वाला जो बल युग्म होगा, बल युग्म के आघूर्ण को विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण कहेंगे। तो फिर से सुनिए, जब किसी लूप में एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कि लूप को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, इस बल युग्म को विक्षेपक बल युग्म कहते हैं और इसके कारण लगने वाले बल युग्म आघूर्ण को विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। इसे हम लोग आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ का जो मान F1 का F2 के बराबर है मान, तो और जो ये देखिए QM, ये देखो QM जो है इसके गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टाउ बराबर F1 रखिए या F2 रखिए, तो F1 का मान F2 के बराबर होगा, साथ में QM हो जाएगा। और जब एंगल MRQ की बात करेंगे तो वहाँ पर साइन थीटा का जो मान होगा वह QM और देखिए लंब बटे कर्ण, तो QM बटे B हो जाएगा। तो QM इक्वल टू क्या आ जाएगा, B साइन थीटा। आपको ये बता दें कि F1 का मान F2 के बराबर है और मान IBL हो गया। तो टाउ बराबर देखिए जब हम टाउ की बात कर रहे हैं तो IBL जो बात कर रहा है, तो यहाँ पर आयताकार धारावाही की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा IBL इंटू B साइन थीटा। LB का मान A के बराबर है तो टाउ बराबर IAB साइन थीटा। यदि n फेरे हैं तो n का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि थीटा का मान 0 अंश है तो टाउ का मान मिनिमम हो जाएगा और यदि थीटा का मान 90 डिग्री है तो टाउ का मान मैक्सिमम हो जाएगा। इसके बाद में आ जाता है दंड चुंबक पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। जैसा कि आप देख रहे हैं ये चुंबकीय क्षेत्र है और इस पर एक दंड चुंबक जो कि आप देख रहे हैं नॉर्थ साउथ, तो हमें कह सकते हैं कि माना एक दंड चुंबक y चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण बनाकर स्थित है। चुंबक का प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार रखता है। यह चुंबकीय द्विध्रुव y चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर क्या आ जाएगा, IAB साइन थीटा। यदि n परमाणु होंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, NIAB साइन थीटा। कहते हैं कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म आघूर्ण काम करेगा। तो उस बल युग्म आघूर्ण को वैद्युत क्षेत्र में टाउ का मान किसके बराबर हो जाता है, PE साइन थीटा के, जहाँ P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बता दें आपको कि चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है जिसे हम लोग M से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो मान आएगा वो टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा। यदि वैद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं तो उसको वहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म आघूर्ण की बात करेंगे तो वो PE साइन थीटा आएगा। लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे तो टाउ बराबर MB साइन थीटा आएगा। यहाँ पर दो स्थितियाँ निकल के आती हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब थीटा का मान 90 अंश होगा तो टाउ का मान अधिकतम हो जाएगा, तो वहाँ पर टाउ मैक्सिमम इक्वल टू MB आ जाएगा, M इक्वल टू टाउ मैक्सिमम अपान B। यदि B का मान 1 न्यूटन पर एम्पियर है तो हम ये कह सकते हैं M का मान मैक्सिमम हो जाएगा, M टाउ मैक्स के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एकांक चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के लंबवत उस पर लगने वाला अधिकतम बल युग्म आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। फिर से स्टेटमेंट सुनिए, किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने पर उस पर लगने वाला अधिकतम बल युग्म आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर है। इसे M से प्रदर्शित करते हैं। तो M के मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा,
एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। फोरियल ब्रैकेट में यदि इसको रख देंगे तो वो बीमा के रूप में आ जाएगा। तो इसकी बीमा क्या आ जाएगी, एल स्क्वायर ए। यह एक सदिश राशि है। चुंबक का परमाणुवीय मॉडल ये क्या होता है? तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और ये परमाणु कहलाते हैं। परमाणु के मध्य में एक धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव की भांति जब व्यवहार करते हैं तो वहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन परिक्रमण के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमते रहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन का चक्रण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की उत्पत्ति होती है। तो किसी परमाणु में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का अधिकांश इलेक्ट्रॉन चक्रण के कारण होता है। इसे चुंबक का परमाणुवीय मॉडल कहते हैं। इसके बाद में चुंबकीय पदार्थ के बारे में हम लोग जानते हैं। चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो वैज्ञानिक फैराडे ने प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया था। पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ, तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ। तो बताया जाता है कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। इसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं और इनके गुणों को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब प्रकृति में ऐसे कुछ पदार्थ हैं जो वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली रूप से प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि सोने की बात करते हैं, सोना जो होता है मामूली रूप से प्रतिकर्षित करता है, आपस में अलग होने का प्रयास करेगा, बहुत ही नॉर्मल मात्रा में। सोना और चांदी ये दोनों की विशेषता होती है। इसके बाद आ जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ या अनुचुंबकत्व। तो कहा यह जाता है कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से आकर्षित होते हैं। इसका मतलब है कि प्लेटिनम और एल्युमिनियम 2 ऐसे पदार्थ हैं प्रकृति में जो मामूली रूप से आकर्षित होते हैं और इन्हीं आकर्षण के जो गुण हैं उनको हम लोग अनुचुंबकत्व कहते हैं। ये पदार्थ जो होते हैं मामूली रूप से आकर्षित होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन आप देखने को नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा आपको बहुत ही गौर से यदि आप इसको देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आकर्षित हो रहे हैं। तीसरी बात आती है लौह चुंबकीय पदार्थ या लौह चुंबकत्व। तो प्रकृति में कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में शीघ्रता से आकर्षित होते हैं। यहाँ पर इन तीनों में एक विशेषता भी है जो आप सबको बता दें कि आपको कह रहे हैं कि वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर। तो वाह्य चुंबकीय क्षेत्र का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर यदि चुंबक के साथ में यदि चुंबक के संपर्क में इनको लाएंगे, जैसे चुंबक के संपर्क में लोहे को लाते हैं, वो क्या करेगा, शीघ्रता से अपनी ओर आकर्षित करेगा। लेकिन यदि चुंबक के पास में सोने को लाएंगे तो वह दूर हटने का प्रयास करेगा। ऐसे ही एल्युमिनियम और प्लेटिनम को लाएंगे तो मामूली रूप से आकर्षित करेगा, जिसकी बहुत ज़्यादा आपको दिखाई नहीं देगा स्थिति। लेकिन जब लोहे और निकल की बात करते हैं वो तेज़ी से आकर्षित करता है। तो ये एक विशेषता है इन सब में, चुंबकीय पदार्थों में ये एक गुण कह सकते हैं। और आपको बता दें कि जो पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ हैं उनके इसी गुण को हम लोग लौह चुंबकत्व कहते हैं। अब देखिए, आपको कह दिया जाए प्रतिचुंबकीय पदार्थ की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो आपको बता दें कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन युग्म का निर्माण करते हैं। इस युग्म में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा परस्पर विपरीत होती है। वाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन परस्पर बराबर व विपरीत चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करते हैं जो परस्पर एक दूसरे को निरस्त करते हैं। इस कारण वाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में नेट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है।
प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रभाव। जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन युग्म से एक इलेक्ट्रॉन चक्रण की गति कम हो जाती है। जब किसी दूसरे की गति पूर्ववत बनी रहती है तो इस कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पूर्णतः निरस्त नहीं हो पाता है। जो शेष द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है उसकी दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होती है। इस कारण ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर मामूली रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। अन्य चुंबकीय पदार्थ की उत्पत्ति के कारण। अन्य चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, जिनके चक्रण की दिशा समान हो। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में यह इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से अविन्यासित होते हैं। इस कारण इनका नेट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। यदि हम आपसे कहते हैं कि अन्य चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बारे में बताते हैं। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस क्षेत्र के प्रभाव के कारण सभी इलेक्ट्रॉन चक्रण की दिशा समान होती है, उनका क्रम नियमित होता है। इस प्रकार नेट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर होती है। इस कारण ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में मामूली रूप से आकर्षित होते हैं।